हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी संस्कृत की पेडागोजी की क्लास। ठीक है, इससे पहले आपकी संस्कृत की पेडागोजी की एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हैं। और संस्कृत के अलावा मैं आपकी पांचों सब्जेक्ट की यानी कि सी टेट के पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी करा रही हूँ, तो आपको वो क्लास भी देख लेनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं संस्कृत में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो संस्कृत भी आपकी हिंदी की तरह होती है। जो पेडागोजी आपसे हिंदी में पूछी जाती है और वही आपकी संस्कृत में भी पूछी जाती है। इसमें भी आपके दो गद्दांश पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, इसकी पेडागोजी को समझेंगे कि संस्कृत में पेडागोजी कैसे पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विचार मंथन सप्रयोजन भवति, यानी कि जो विचार विचार मंथन होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, उसका क्या प्रयोजन होता है बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपने एक एक करके ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में हमने क्या क्या कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, यदा सु विचारे भयम विगारंतुषु मित्यशते। ठीक है, यानी कि हमें क्या है, विचारों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उनको अलग अलग भाग के द्वारा उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये कहा गया है इस ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है विचार मंथन का क्या होता है। विचार मंथन यानी कि विचार पर, यानी कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है या बच्चों को हम विजुअलाइजेशन करने के लिए बोलते हैं, वो क्यों करवाते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब यह है जैसे कि आप कोई कहानी सुना रहे हो बच्चों को और वो अपने दिमाग में एक चित्र बना लेता है। ठीक है, सोचता है, उसे कहा जा रहा है। ऑप्शन में कहा गया है यहाँ पर विचारों को सोचा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन है, यदा चिंतन विधानिनी स्थापने। ये जो विचार मंथन होता है, ये चिंता चिंता मतलब बच्चों के अंदर चिंता बैठा देता है और चिंता करने की विधि होती है। और चिंता की क्या है, स्थापित कर देता है बच्चों के माइंड में। तो क्या हम इसलिए विजुअलाइजेशन कराते हैं बच्चों को। चाहिए राइट आंसर होगा। फिर भी सी पढ़े, देखो ऑप्शन हमें चारों पढ़ लें। ठीक है, सी है, यदा मूलभूत विचार, यानी कि ये एक मूलभूत विचार होते हैं, प्रचार युन्तम यशति। इससे बच्चों में क्या होता है, प्रचार करने की भावना को जागृत कर दिया जाता है। यानी कि बच्चे जब मूलभूत विचार अपने दिमाग में करते हैं तो वो क्या कर पाते हैं, उसके बाद में वो प्रचार कर देते हैं सब में। ठीक है, कि ये होना चाहिए विचार मंथन का मतलब। डी है, यदा विषय विवृत्ति शरणे सृजनात्मक विधि दाना सर्वधम पक्षितम। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा एक विषय को क्या है, सृजनात्मक तरीके से विधि के द्वारा सीख रहा है। कहने का मतलब यह है, चाहे वो एक विषय हो या कोई सा भी विषय, उसमें सृजनात्मक विधि आ जाती है। सृजनात्मक का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो क्या करता है, अपनी स्किल को और अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा क्या है, विचार मंथन करने लगता है। अब आपने कहानी सुनाई, बच्चों ने विजुअलाइजेशन करा, उसने अपने माइंड में वो चित्र बना दिया, तो वो क्या कर रहा, अपने दिमाग में सर्जन ही तो कर रहा है। आपने तो सिर्फ उसे कहानी सुनाई है। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में जो सर्जन कर रहा है वो बच्चा स्वयं कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सृजनात्मक विधि कहा जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाला भी कोई गलत नहीं है कि विचार होते हैं, समझ होती है बच्चों के अंदर। जाहिर सी बात है, जब वो विचार मंथन कर रहा है तो वो विचार होंगे इसके दिमाग में। बी है, यदा चिंतन विधि। देखो ये चिंतन की विधि तो नहीं होती है, हाँ, लेकिन एक चिंतन विधि कहा जा सकता है। जब हम कहानी सुनाते हैं या बच्चे को टीवी भी देखते हैं तो वो क्या करते हैं, दिमाग में चिंता करने लगते हैं। तो ये बात भी ठीक है। यदा मूलभूत विचार, ये मूलभूत विचार होते हैं, प्रचार होते हैं। देखो चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे होंगे आपको, लेकिन चारों में से हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा आंसर डी। डी क्या है, यहाँ लिखा है जो कोई भी विषय है बच्चों को उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, सर्जन कर रहा है दिमाग में, विजुअलाइजेशन करके अपनी समझ के खुद द्वारा उस दृश्य को बना रहा है। तो इसमें क्या है, बच्चों में सृजनात्मक विधि आ जाती है और इसीलिए विचार बच्चों को विचार मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग परियोजना कराई जाती है क्लास में। ठीक है, यानी कि बच्चों को ये चीजें हम सिखाते हैं। तो हमारे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखो पेडागोजी कोई सी भी हो, चाहे ईवीएस की हो, हिंदी की हो, साइकोलॉजी की हो या फिर संस्कृत की हो, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। पहले क्वेश्चन का मीनिंग निकाला, देन अपने आंसर पर पहुंचना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। सेकंड में क्या है, पहले उसको आराम से हम पढ़ लेते हैं। देखो जल्दबाजी नहीं करनी। सी टेट के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, तो उसमें हमें क्या करना, आराम से
20 सेकंड में अपने क्वेश्चन को पढ़ लेना, और 40 सेकंड में क्या है, 10-10 सेकंड में एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, और 10 सेकंड में क्या कर लेंगे हम, अपने दिमाग में सोचेंगे कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि पेपर हमें गलत नहीं करना, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण आरंभ बिंदु, शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवर्तितु छात्राणां अवबोधन दौर्बल्य गर्वेषणाय क्रियमाण मूल्यांकन भवति। इसका मतलब यह है, जब बच्चों को शुरू में हम शिक्षण देते हैं यानी कि पढ़ाना शुरू करते हैं, तब बच्चों के अंदर अवबोधन की भावना होती है। अवबोधन यानी कि वो पढ़ने के लिए सीखता है। तो ये जो क्रिया है वो मूल्यांकन में क्या होती है, कौन सी मूल्यांकन विधि हो सकती है। यानी कि बच्चा जब पढ़ाया जा रहा है तो उसकी सर्वप्रथम आरंभ बिंदु में छात्राओं को जब वो अवबोधन करता है, पढ़ता है, तो उसके बारे में जो क्रियाएं कर रहा है उसका मूल्यांकन हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। ये टीचर के बारे में पूछा गया है एक तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हो। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि अगर बच्चे के अंदर कोई कमी है या बच्चे में कोई क्रिएटिविटी या अच्छाई है, तो हम उसके बारे में जान जाएंगे। सबसे पहली बिंदु हमारी क्लास में यही होना चाहिए। जब आप क्लास में शुरू कर रहे हो, आप बोधन कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, बच्चों को देख रहे हो पढ़ते वक्त, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है। तो उसे कहते हैं निदानात्मक। ठीक है, बी है सत्रानात्मक। सत्रानात्मकता का मतलब ये होता है जो सत्र में उसकी परीक्षाएं कराई जाती है उसमें हम मूल्यांकन कर लेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या है, आपने पढ़ा दिया, जो सत्र में उसकी परीक्षा होती है, वार्षिक हो त्रैमासिक हो जो भी होती है, उसमें हम उसका मूल्यांकन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आरंभ बिंदु का मतलब ये होता है। ठीक है, इस ऑप्शन के रिकॉर्डिंग सी है सृजनात्मकता। देखो इसमें कहा है कि सृजनात्मकता, सृजनात्मकता तो हम जब देखेंगे ना, जब बच्चों के बारे में जान लेंगे क्या वो स्किल में कैसा सृजनात्मक, तो हम उस विधि उसे जब बताई जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऑप्शन में बताया था, सृजनात्मकता उसमें कहते हैं जब बच्चा अच्छे से अपबोधन करके खुद से बताता है। ठीक है, डी है सड़कलात्मकता। सड़कलात्मक का मतलब यह है कि बच्चों को उसी तरह में क्या करना, तुलनात्मक कर देंगे और बच्चों से कि ये बच्चा अच्छा है और ये बच्चा बुरा है। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बात तो मैंने आपको पहली बता दी कि बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन निदानात्मक। देखो क्वेश्चन में ये कहा था शिक्षा, यानी कि जब आप बच्चे को किसी को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, या आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया, तो उसका सबसे पहला बिंदु होगा कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो अब आपको उसका मूल्यांकन करना है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो जब हम बच्चों को जानेंगे कि बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता, तो उसे निदानात्मक कहेंगे। चाहे बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या चाहे पढ़ाई में वो बुरा है, लेकिन हमारा सबसे पहला फर्ज क्या होगा टीचर का, कि हम उसका निदानात्मक करेंगे, निदान करेंगे, जानेंगे कि बच्चा कहाँ वीक है, तब उसका उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्लास देखते हो, मैं इस बात को मना नहीं करूंगी, लेकिन आपको साथ साथ में क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, शेयर करना और लाइक करना है। देखो एक क्लास बनाने में काफी मेहनत जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ। देखो क्या होगा, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको क्या है, मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी एग्जाम हो उसमें मैं आपकी 100% हेल्प कर सकूं, ताकि आपका क्या एग्जाम बहुत बेस्ट हो सके। तो आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना सा सपोर्ट करना है कि आपको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी क्या है, सारी मदद मैं आपकी करूंगी पांचों सब्जेक्ट में पेडागोजी पढ़ाने में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारे में, थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे। एक मिनट। यह है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहा है प्राथमिक स्तर छात्रे पुनः पुनः क्रियामाण दोषा इमा, यानी कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनकी बार बार गलतियां किस में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। प्राथमिक स्तर का मतलब है फर्स्ट टू फिफ्थ तक के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो प्राथमिक स्तर कहलाया जाता है आपका, उसमें जो पुनः पुनः यानी कि बार बार जो क्रिया करता है बच्चा, उसमें कौन सा दोष पाया जाता है। और अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको समझा दिया, ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका ए है उच्चारण दोष, यानी कि बच्चों में उच्चारण, जो बच्चे बोलते हैं उच्चारण दोष पाया जाता है अधिकतर। फिर बी है लेखन दोष पाया जाता है। सी है तर्क दोष, यानी कि जो वो रीजनिंग लगाते हैं, दिमाग में तर्क करते हैं, उसमें दोष पाया जाता है। डी आपका व्याख्या का दोष, यानी कि जो व्याख्या लिखाई जाती है बच्चों को, वो उसमें दोष प्राप्त होता है। तो आपको बताना इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा।
देखो इसमें कहा है सबसे पहला पॉइंट पकड़ना है। देखो चारों ऑप्शन ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। उच्चारण भी कराया जाता है क्लास में, लिखना भी कराया जाता है, तर्क भी लगवाया जाता है और व्याख्या भी की जाती है। लेकिन इसमें कहा है छात्र पुनः पुनः क्रिया में दोष में इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिसमें बच्चा बार बार गलतियां करता है। और प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ध्यान रखना प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे प्राइमरी स्कूल का लेवल जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों का लेवल होता है वो अलग होता है। तो उनमें कंपैरिजन करके ना ध्यान से तब क्वेश्चन का आंसर लगाना है। वरना ये मत सोचना कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का बच्चा हिंदी इंग्लिश सब पढ़ लेता है प्राइवेट स्कूल के रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की रिकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ए कैसे? उच्चारण दोष। देखो प्राथमिक स्तर का बच्चा जब वो स्कूल में जाता है तो उसे डायरेक्ट तो हम लिखवाते नहीं है, ना ही उसको एकदम से तर्क लगवाते, ना ही उसकी व्याख्या आ जाती है। सबसे पहला क्या होता है, छोटा बड़ा सिखाया जाता है बच्चों को। हम कक्षा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 में बाद में पहुंचेंगे, कक्षा 1 की बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम उसे छोटा बड़ा हो या कोई भी चीज हो तो हम उसका उच्चारण कराते हैं। अगर आपको पोयम भी पढ़ानी है तब हम उच्चारण के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चों का उच्चारण ही गलती होती है बार बार। पहले हम उच्चारण का दोष का निवारण करते हैं, बाकी चीजों पे हम बाद में पहुंचते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन का जो सॉरी थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। देखो ये जो पेडागोजी मैं आपको करा रही हूँ ये आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी, अगर आपने फर्स्ट पेपर और दोनों पेपर भरे ना तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आपने कोई सा भी पेपर भरा हो, तो देखो अगर आपने संस्कृत चूज किया है उसमें अपना सब्जेक्ट, तो आपको ये पेडागोजी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो जो जिन लोगों ने संस्कृत चूज किया आप लोग क्या करना, उनको भी इस क्लास को शेयर कर देना ताकि उनकी क्या हो जाए, हेल्प हो सके। तो फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन नाम। मूल्यांकन का क्या नाम होता है, यानी कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। देखो मैं आपको एक लाइन में इसके बारे में बताऊं तो मूल्यांकन का मतलब होता है जो बच्चों को आपने पढ़ाया है, आपको ये पता करना है कि बच्चों ने कितना सीखा है और कैसे सीखा है। मूल्यांकन का अर्थ यही होता है। जैसे कि आप टीचर हो, आप टीचर बनी जाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्कूल में बच्चों को एक लेसन पढ़ा दोगे। लेसन पढ़ाने के बाद में आप बच्चों से क्वेश्चन आंसर पटअप करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपको पता चले कि बच्चों ने कितना सीखा है, तो वो मूल्यांकन ही तो करा जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, एक लेसन को पूरा खत्म करवा दोगे, फिर बाद में आप उससे पूछ लोगे या टेस्ट ले लोगे बच्चों का, तो वो मूल्यांकन कहलाता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ए है लक्ष्य सिद्धि मापन, यानी कि जो लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाने का उसे सिद्ध करना है, उसे पता करना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है। बी है आपका रचनात्मकता संकलात्मकता परीक्षा, यानी कि जो रचनात्मक होता है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो बच्चा अलग कर सकता है, संकलन कर सकता है, उसके लिए हमने उसकी परीक्षा लेना, वो होता है मूल्यांकन। फिर सी है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक मतलब 1 साल में जो परीक्षा होती है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। डी है आपका कक्षा परीक्षा, यानी कि जो कक्षा में परीक्षा ले लेते हैं हम, जैसे कि टेस्ट ले लेते हैं, मैंने आपको बताया, वो परीक्षा मूल्यांकन कहलाता है। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो देखो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है आपका, पहले हम गलत गलत ऑप्शन हटा लेते हैं। देखो वार्षिक परीक्षा नहीं होगा। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है हमें 1 साल तक वेट करना पड़ेगा कि जब पूरा साल बीतेगा बच्चों को सब कुछ कवर करा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, बुक खत्म हो जाएगी, तब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या सीखा बच्चे ने। फिर डी है कक्षा परीक्षा। देखो कक्षा परीक्षा भी कोई मूल्यांकन नहीं होता, इंडिविजुअल होना चाहिए मूल्यांकन। इंडिविजुअल का मतलब है प्रति एक बच्चे से मूल्यांकन हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं पूरे कक्षा में बैठा के सारे बच्चों को मूल्यांकन करा जाएगा। मूल्यांकन एक बच्चे का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो हट गए। अब बात आ रही है डी रचनात्मकता संकलात्मकता परीक्षा, यानी कि उसकी प्रतिभाओं को रचनाओं को जानने के लिए हम उसकी परीक्षा ले। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, उसकी प्रतिभा को जानने के लिए हम उसकी परीक्षा नहीं ले रहे, उसकी कमजोरियों को जानने के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं, पीटीएम होती है बच्चों की, तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? ताकि उनकी कॉपियां जांच हो सके और उनका मूल्यांकन हो सके। तो डी भी बी भी आपका हट गया, आपका राइट आंसर है ए। अब देखो ए कैसे, ये समझ लेना। लक्ष्य सिद्धि मापन का मतलब होता है जिस लक्ष्य से हमने बच्चे को पढ़ाया है। आपने आप एक अच्छे टीचर होने का क्या फर्ज होता है, आपने एक बच्चे को बहुत अच्छे, सॉरी पूरी क्लास बच्चों को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। आपका लक्ष्य है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट में बच्चा बहुत ही होनहार होना चाहिए, यही तो लक्ष्य होता है हर टीचर का। देखो टीचर और माँ बाप
इन तीन के अलावा कोई आपका भला नहीं चाहता आज की डेट में। आज की डेट में, ये पुरानी डेट को भी रिकॉर्डिंग में आपको बता रही हूँ, क्योंकि भगवान के बाद में अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो माँ बाप को, और माँ बाप से ज्यादा दर्जा जो दिया जाता है वो एक अध्यापक को दिया जाता है। क्योंकि एक अध्यापक चाहता है कि उसका बच्चा, यानी कि जो उसका स्टूडेंट हो वो बेस्ट हो, क्योंकि जब उस बच्चे का नाम होगा तो उसके साथ साथ में उसके अध्यापक का भी नाम होता है। तो हर टीचर की यही कामना होती है कि जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हो वो बिल्कुल सक्सेस हो। तो इसी सिद्धि मापन की वजह से क्या करता है टीचर, उसका मूल्यांकन करता है। तो इसीलिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लक्ष्य सिद्धि मापन। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही नेगलेक्ट यानी कि गलत थे। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ को पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन पर पहुंचेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को जान लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या, चलो नहीं कर रही। फिफ्थ में हमसे पूछा है कि ग्रंथ पाठ नियम अनुसारेण यद्र छाया व अपनीताना शब्दाना स्थाने छात्रे पद पूर्ण यस्या प्रक्रिया क्रियता सा परीक्षा। ग्रंथ पाठ यानी कि जो पहले जमाने के ग्रंथ पाठ हुआ करते थे उनके नियम के अनुसार छात्रों में क्या है, शब्दों का स्थान, ये लिखा अपनी ताना, शब्दों ना स्थान, जो शब्दों का स्थान होता है, छात्र पद पूर्ण, तो उसके पद को पूर्ण करने की प्रक्रिया को कौन सी परीक्षा कहा जाता है। ग्रंथ पाठ के अनुसार पूछा गया है, जो ग्रंथ पाठ पहले हुआ करते थे उनके नियम के अनुसार एक खाली स्थान जो भरा जाता है पद पूर्ण यस्य प्रक्रिया क्रियात सा परीक्षा, तो ये कौन सी परीक्षा कहलाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब पढ़ लेते हैं हमारे एक एक करके ऑप्शन की, ऑप्शन में क्या है। देखो मुझे पता है इसमें 100% आधे लोग मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया, उसका अर्थ तो बता दिया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट में देखा है रिक्त स्थान पूर्णम, तो इस परीक्षा को रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान भरना वाली परीक्षा कहा जाता है। फिर है आपका बी क्लॉज विधानम, एक क्लॉज भी दिया जाता है जिसमें शब्द भरे जाते हैं, वो विधि कहलाती है। सी है आपका शब्द समाप्ति यानी कि शब्द खत्म करने वाली एक विधि होती है बच्चों को पढ़ाने की, वो है ये परीक्षा। डी है अवधारणा, यानी कि बच्चों के दिमाग में जो अवधारणा आ रही है वो उसे फिल कर देंगे। तो कौन सी विधि है ये बताइए, आपको ये कौन सी परीक्षा है ये पूछा गया है। मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का आंसर पता है क्या आने वाला है, ए आने वाला है रिक्त स्थान पूर्णम। तो देखो ये रिक्त स्थान पूर्णम नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि क्वेश्चन में हमसे यही बात डिनोट की गई थी यहाँ पर, शब्दाना स्थाना छात्रे पद पूर्ण यस्ता प्रक्रिया क्रियते सा परीक्षा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रिक्त स्थान भरने वाली परीक्षा में बच्चों को करानी। इस बात पर भी तो ध्यान कर लो कि ग्रंथ पाठ्य नियमानुसार छात्रछाया अपनी ताना, यानी कि ग्रंथ पाठ के अनुसार ही बच्चों से पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर है ना, वो है आपका बी। क्या है, बी। बी यानी कि क्लॉज। क्लॉज विधि होती है आपकी, एक क्लॉज विधि में भी आपके पद को पूर्ण ही किया जाता है। पद पूर्ण का मतलब क्या है, जो हमारे पहले के महाभारत हुआ, महाकाव्य हुआ, सॉरी महाभारत तो महाकाव्य एक ही होता है, महाभारत हुआ या हमारे रामायण हुआ, उसमें पद दिए जाते हैं, ग्रंथ दिए जाते हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे थे। तो उनको पूरा करने को क्लॉज विधानम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लॉज विधानम यानी कि क्लॉज विधि कहा जाता है। रिक्त स्थान पूर्ति आपकी एक लेसन की जाती है जो आपको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक ग्रंथ को, एक श्लोक को पूरा करना कहा जाता है क्लोज विधि। क्या कहा जाता है, क्लोज विधि। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, बिना पढ़े क्वेश्चन को आंसर तक मत पहुंचना, जब तक उसका क्वेश्चन का अर्थ ना निकालो तब तक आंसर तक मत पहुंचना। जिसने क्वेश्चन का मीनिंग निकाल लिया वो आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन जल्दबाजी हमें इसमें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर हमारा बहुत कीमती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान पूर्णम कोई गलती नहीं थी, ये भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ग्रंथ ग्रंथ पाठ विधि बता दिया ना, तो उसके रिकॉर्डिंग आंसर कहाँ चला गया, क्लॉज विधि पे चला गया। शब्द समाप्त, अरे शब्द समाप्त हो जाएंगे तो आंसर थोड़ी ना बनेगा। अब धारणा थोड़ी ना कर रहा है बच्चा वहां पर, हमें तो पूरा करना है उसको। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, लाइक के साथ साथ में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सिक्स। इसमें पूछा गया है भाषा बोध का नाम आद कर्तव्य नाम, यानी कि भाषा बोध करवाना का क्या कर्तव्य है, यानी कि भाषा का बोध करवाना, भाषा को सिखाना एक शिक्षक के लिए क्या कर्तव्य है,
बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन अपने धीरे धीरे करके, एक एक करके। ए है ऑप्शन, सभी वर्ण संपूर्ण पाठ बोधनम, यानी कि जो संपूर्ण पाठ था उसे याद करवा देना, उसका सब कुछ याद करवा देना, रट्टे लगवा देना बच्चे को। जो लेसन आपने पढ़ाया है ना हिंदी का, चाहे कोई भी, पूरा याद करवा दो, उसके सर में भर देना है। ये कहा गया आपसे इस ऑप्शन में। ठीक है। फिर बी है छात्रार भाषा दोष शोधनम, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी भाषा का जो दोष है उनको सही करना। यानी कि अगर आप भाषा का ज्ञान कराना चाहते हो, भाषा का बोध बच्चे को कराना चाहते हो, तो जो उसकी भाषा की गलतियां हैं उसे सुधारना, ये होता है भाषा बोध का कर्तव्य। ठीक है। सी है आपका छात्राणा संवहन कौशल निर्वधनेशायम, इसमें लिखा है कि बच्चों का संवहन, यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसे कौशल, जो उसका पढ़ने का कौशल है ना, क्या भाषा कौशल को क्या है उसमें सहायक करना। भाषा कौशल का मतलब ये बच्चों के अंदर भाषा को सिखाने की नई नई स्किल्स बताना, यानी कि वो भाषा का ज्ञान कैसे कर सकता है उसकी हेल्प करना, यानी उसकी मदद करना। ये लिखा है आपके सी ऑप्शन में। फिर डी है व्याकरण परिकल्पना विवरण रूपानिष्पत्ति अभ्यासा सर्वगणे प्रदानचा, यानी कि जो व्याकरण की सारी परिकल्पना है, सारे विवरण है, सारे रूप है, उनका अभ्यास करवाना है बच्चों को आपको। इसीलिए आप बच्चों को क्या भाषा का बोध करवाते हो, और यही आपका कर्तव्य है। तो बताइए, सभी गवर्नमेंट टीचर होने वाले हो आप लोग, तो इसका आंसर बताइए। देखो गवर्नमेंट टीचर से डजंट मैटर कि आप गवर्नमेंट टीचर बनो, एक टीचर होना ही बहुत बड़ा महत्व है आज की डेट में। मैं ये नहीं कह रही कि सभी सरकारी टीचर बनेंगे, लेकिन एक टीचर बनना बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो उसी टीचर होने के नाते आपको ये राइट आंसर बताना है कि एक टीचर होने के नाते जब आप बच्चों को भाषा का बोध कराओगे तो इन चारों में से क्या बेस्ट होना चाहिए। तो देखो, इसका राइट आंसर पहले हम गलत गलत हटा लेते हैं, या तो गलत हटा के राइट आंसर तक पहुंच जाओ, ये सबसे पहले राइट आंसर को चूज कर लो। ठीक है। तो फर्स्ट में था सविवरण संपूर्ण पाठ बोधन। देखो सारा पाठ तो याद कराना नहीं है, पाठ याद नहीं कराती, बच्चों को उनमें से ज्ञान को निकाल, ज्ञान की जो बातें होती है वो सिखाई जाती है। तो ये वाली बात तो हो जाएगी, तो रट्टा वाली बात हो गई, सारा पाठ याद करा देना। छात्राण भाषा दोष शोधना, अरे आप बच्चों को पढ़ाओगे, मैं मानती हूँ भाषा का दोष भी शोध करोगे, यानी कि उसकी भाषा की जो गलतियां हो रही है उसके दोष को दूर करोगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम भाषा का बोध तो करा दें पहले, दोष तो बाद में ही पूरे होंगे उसके। जब तक वो भाषा को याद नहीं करेगा, वो समझेगा ही नहीं, उसके कौशल को ही नहीं जानेगा, तो दोष कैसे पूरे करवा दोगे आप। सबसे पहला क्या होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। अब सी है छात्राण संवेदन कौशल निर्वहने सहायम, देखो यही आपका राइट आंसर है। कैसे है अब ये जान लो। छात्रा को भाषा कौशल का, भाषा कौशल में क्या है सहायक करना। देखो कौशल क्या होते हैं आपके, कौशल आपके चार प्रकार के होते हैं हिंदी के रिकॉर्डिंग। क्या होते हैं, LSR W। LSR W का मतलब ये होता है, L फॉर आपका लिसनिंग यानी कि सुनना, R मतलब रीडिंग, W मतलब आपका राइटिंग। LSR W S, सॉरी LS, हाँ, पहले आपको क्या होता है, L आता है, स्पीकिंग आता है, सबसे पहले क्या करना है आपको सुनना है। फिर आपको क्या है, LS, सॉरी पहले आप बच्चों को क्या है लिसनिंग, यानी कि आप उसको सुनाएंगे। तो क्या होता है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये आपके क्रम में चलता है। तो हम क्या है बच्चों को पहले हिंदी भाषा के, ये संस्कृत भाषा के चारों कौशल से अवेयर कराएंगे, उनमें सहायक करेंगे, तभी तो पढ़ना सीखेगा। ठीक है। पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, लिखेगा, फिर पढ़ेगा, तभी तो कर पाएगा कुछ कुछ काम। तो सबसे पहले क्या है, हिंदी भाषा का जब हम ज्ञान कराएंगे तो उससे सारे कौशलों को उसमें सहायक करेंगे। और देखो फिर आता है आपका डी। देखो डी कैसे हो जाएगा, हमें क्या है व्याकरण उसके दिमाग में भर देनी है, बाकी उसे भाषा आती है ये नहीं आती है उसे कोई मतलब नहीं है। तो व्याकरण तो बात की बात है ना, सबसे पहले क्या है भाषा के कौशल हमें बच्चों को सिखाने हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना। ठीक है। और हाँ, ये LSR W जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके कौशल होते हैं हिंदी के भी, अगर आप हिंदी की पेडागोजी भी तैयार करो ना, तो अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये क्रम में ही मिलते हैं आपको। कितने होते हैं, 4 कौशल होते हैं LSR W। ठीक है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, नहीं हाँ, पढ़ना, लिखना, लिखना लास्ट में आता है। हम्म हम्म हम्म। पढ़ लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को, 7th को। इसमें क्या कहा गया है, व्याकरण व्याकरण से लक्षण, यानी कि जो व्याकरण आपकी होती है हिंदी की उसका क्या लक्षण होता है, ये आपसे इसमें पूछा गया है, व्याकरण का क्या लक्षण है, आपसे ये बात पूछी गई है। ठीक है।
तो ए है भाषा का प्रवाह, यानी कि व्याकरण का जो लक्षण होता है, जब हम व्याकरण सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें भाषा का प्रवाह करना सिखाया जाता है। बी है आपका भाषाएं प्रस्तुति, यानी कि भाषा को कैसे प्रस्तुत करना है लोगों के सामने या कैसे बोलना है, ये हमें सिखाया जाता है। फिर सी है हमारा भाषा के दर्शनम, यानी कि भाषा के जो मेन दर्शन होते हैं वो व्याकरण से ही होते हैं, बाकी भाषा का कोई मेन मकसद नहीं होता इस ऑप्शन के रिकॉर्डिंग। डी है भाषा सिद्धांत, यानी कि भाषा के सिद्धांतों को सीखा जाता है। भाषा के सिद्धांतों का मतलब क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब बच्चा स्कूल में आता है तो सबसे पहले हम क्या है, वो अपनी भाषा लेकर आता है घर से। तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे उच्चारण करना सिखाते हैं, फिर बोलना सीख, जब वो बोलना सीख जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, यही तो सब सिखाते हैं। तो ये सारे सिद्धांत कहलाते हैं, चाहे वो व्याकरण ही क्यों ना हो, डायरेक्ट व्याकरण नहीं सिखाई जाती है। तो बताना है आपको इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में। तो देखो, भाषा प्रवाह, भाषा प्रवाह आपकी व्याकरण में नहीं आती है, वो उच्चारण की बात हो गई है। तो वो व्याकरण ही सिखाते हैं, हम सबसे पहले छोटा बच्चों को आते हैं तो वो छोटा बड़ा या बोलना उसे सिखाते हैं। ठीक है, तो ये व्याकरण के अंतर्गत नहीं आता। भाषा है प्रस्तुति, भाषा को हम व्याकरण के द्वारा ही प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो बच्चा अपने घर से भाषा सीख कर आता है वही उसकी मदर टंग यानी कि उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो हम अभी इसमें व्याकरण नहीं लगा सकते हैं। फिर आता है भाषा के दर्शन, देखो भाषा के दर्शन व्याकरण से नहीं होते हैं, उच्चारण से होते हैं, हमारी बोली से होते हैं, हमारे व्यवहार से होते हैं भाषा के दर्शन। ठीक है, चाहे वो बोली आप कोई सी भी बोल रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन भाषा के दर्शन व्याकरण से नहीं होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, भाषा के सिद्धांत। भाषा के सिद्धांत जो है वो व्याकरण में सीखते हैं, व्याकरण हमें सिखाती है जो हमारी भाषा है उसको हम कैसे आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो सेवन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आपको क्लास पसंद आए तो अगर आप चाहते हो मैं संस्कृत की और भी आपके लिए क्लासेस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा जो मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको और क्या करूंगी, आपके इसके संस्कृत के आपके गद्यांश भी लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एट अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले और उसका अर्थ निकाल लेते हैं क्या पूछा गया है। वाक कौशल से वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो वाक कौशल होता है, वाक कौशल मतलब होता है बोलना। क्या होता है वाक मीन्स बोलना, बोलने का जो कौशल है, वर्धने यानी कि जो सबसे परिणामकारी होता है वो कौन सी विधि में आता है, कौन सी विधि में होना चाहिए। जो वाक कौशल है, वाक कौशल का मतलब होता है बोलना, बोलने का जो हमारा कौशल है वो इन चारों में से किस परिणामकारी विधि में आना चाहिए या आता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। ए है स्थान पति शरण्य अभ्यास, यानी कि जिस स्थान पर आप बैठे हो वहीं पर उसका अभ्यास करना, ये वाक कौशल कहलाएगा। ठीक है, बी है आपका वस्तुनिष्ठा व्याकरण, वस्तुनिष्ठ व्याकरण यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ना, जैसे क्वेश्चन, जैसे आप एग्जाम भी दोगे सी टेट का तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही तो आते हैं, तो व्याकरण के वो होना चाहिए वाक कौशल। देखो वाक कौशल का मीनिंग मैंने एक लाइन में आपको बता दिया, बोलने वाला कौशल। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जब आपसे एग्जाम कराया जाता है, अगर तो बोला थोड़ी ना जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो आप टिक लगा देती हो, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा। फिर आ रहा है आपका अभिनय। देखो अभिनय आप क्या करते हो, यानी कि आपको एक एक्टिंग करनी है, अभिनय का मतलब यही होता है एक्टिंग करनी है। एक्टिंग आपकी देखो, एक्टिंग आपकी बोलकर भी हो सकती है, बिना बोले भी हो सकती है। मान लो आपका रोल अगर एक बिना बोलने वाले इंसान का, तब भी तो वो अभिनय ही कहलाएगा ना, है ना। और अगर आप डांस कर रहे हो किसी स्टेज पे तो वो भी तो आपका अभिनय कहलाएगा ना, तो इसमें बोलने वाली बात को तो हम नहीं रख सकते। फिर आया आपका डी वाचनम, वाचनम का होता है बोलना, यानी कि वचन जो हम अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। तो देखो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। क्योंकि मैंने वाक कौशल का मीनिंग आपको बता दिया, वाक कौशल का मतलब होता है बोला, और वाचनम में आपका क्या आएगा, आप बोल रहे हो। अभिनय में मैंने आपको बता दिया ये एक्टिंग का एक पार्ट है, लेकिन एक्टिंग में इंसान बिना बोलने वाला रोल भी कर लेता है, नाचने वाला भी कर लेता है। आपने बहुत सी मूवी देखी होंगी। ठीक है, सबसे पहले जब कार्टून आते थे जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह, तो उसमें कभी वॉइस नहीं दिखाई जाती थी, कभी उनमें वॉइस नहीं दिखाती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता तब भी हम वो देखते थे। अब क्या हो रहा, अब तो सब में वॉइस आने लगी, लेकिन वो भी आपका अभिनय ही कहलाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम वाक क्वेश्चन में नहीं जा सकते। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें तो बोलने की बात ही नहीं होती, इंटरव्यू होता तब तो हम कह लेते। ठीक है, तो नहीं हो सकता। फिर है स्थान प्रति शरणाभ्यास, यानी कि जिस स्थान पर बैठे हो उस पर अभ्यास करना, ये कोई वाचन थोड़ी ना कहलाया आपका,
बोलना थोड़ी ना कहना है। तो 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो आप किसी भी एग्जाम की मतलब सॉरी पेडागोजी तैयारी करो किसी भी सब्जेक्ट की, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन का अर्थ निकाल लिया तो आपको आंसर तक पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 9th, इसे पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ भी निकाल लेते हैं। सामाजिक संपर्क से सामाजिक संपर्क से स्थानीय संरक्षणाय च भाषाया उपयोग एवं अभिवृद्धते। देखो सामाजिक संपर्क यानी कि जो समाज से हमारा संपर्क होता है या बच्चों का संपर्क होता है, वो किस बात पर यानी कि किस स्थान को संरक्षण व भाषाएं उपयोग, यानी कि वो कौन सा संरक्षण प्रदान करता है हमें भाषा को उपयोग करने में और अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने में। समाज का जो संपर्क है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब ये, जो एक बच्चा है जब वो समाज से संपर्क करता है तो उसे किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है भाषा को उपयोग करने में और भाषा को अपनी अभिव्यक्त करने में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। भाषाएं संवाद किंतक क्रिया, यानी कि जो भाषा के संवाद हम एक दूसरे से करते हैं, संवाद का अर्थ होता है एक दूसरे से बात करना, यानी कि कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो संवाद करने की क्रिया कहलाता है। तो यही हम उपयोग करते हैं जब हम समाज समाज से संपर्क करते हैं, तब संवाद ही तो करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर से मिलता है और बच्चों से मिलता है तो क्या करता है, संवाद क्रिया करता है, यानी कि आपस में बोलचाल करता है, तभी तो इसे सामाजिक संपर्क कहा जाता है। फिर बी है आपका औपचारिक औपचारिक सॉरी औपचारिक उपगम। औपचारिक उपगम का मतलब ये होता है कि आप एक रूल के रिकॉर्डिंग स्कूल में गए, रूल से ही आप बोलोगे, रूल से ही आप खाना खाओगे, रूल से ही आप किसी बच्चे से कॉपी मांगोगे और रूल से ही आप उनसे बात करोगे। तो देखो ये नहीं होना चाहिए। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, फॉर्मल काम करना। जैसे आप एक ड्यूटी पर जा रहे हो तो आपको जितना काम है आप उतना ही काम करोगे, बोलना नहीं है किसी से। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सामाजिक संपर्क नहीं कहलाता इसे। हर काम रूल से होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है समाज से बात करनी है, अगर किसी से कुछ सामान पूछना है तो हम उसमें रूल फॉलो नहीं करते हैं अपना। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये अनफॉर्मल में जाएगा आपका। कौन सा, सामाजिक संपर्क, फॉर्मल में कभी नहीं जा सकता। सी है विश्लेषणात्मक उपागम। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करके चीजों को देखना। ठीक है, उसमें उपागम लगाना। अरे आप संपाद से संपर्क कर रहे हो तो उसमें कौन सा अलग अलग थलग करना क्या मतलब होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं हम, हमें तो समाज से जुड़ना है, संश्लेषण करना है, बिखरना थोड़ी ना है। फिर डी आ जाता है प्रत्यक्ष होम, यानी प्रत्यक्ष उनके सामने बैठना। तो प्रत्यक्ष देखो उपागम कैसे हो जाएगा, सामने बैठकर को बिना बात करे हम समाज से संपर्क कर लेंगे। मान लो आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, अगर आप उनसे बोलोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा उनके बारे में और उनको कैसे पता चलेगा आपके बारे में। तो ये तो समाज संपर्क हो ही नहीं सकता। ये भी आपका राइट गलत हो जाता है। राइट आंसर है आपका ए, भाषाएं संवाद क्रिया, यानी कि जो हमारी भाषा उससे हम संवाद करेंगे, क्रिया करेंगे, बातों बात में बात करेंगे, तब क्या होगा, समाज का संपर्क हमसे स्थापित हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है सामाजिक समाज संपर्क स्थापना। ठीक है, तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में भी। आस्मिन बाते संज्ञानात्मक काव्य व्यवस्था सर्वदने भाषा वियक्ते पूर्ववर्ती भवेत इति परिगणयता। आस्मिन वादे यानी कि आज के टाइम में संज्ञानवाद जो है, आस्मिन मतलब मेरे लिए कोई वाद है, बात है, संज्ञानात्मक व्यवस्था, संज्ञानात्मक व्यवस्था है मतलब मेरे दिमाग से रिलेटेड है। तो संवर्धन, अगर उन उस भाषा में पूर्ववर्ती भवेति इति परिगणता, तो ये किसके रिकॉर्डिंग बताई गई है। जो संज्ञानात्मक व्यवस्था है वो हमारे किसके द्वारा प्रकट की जाती है, ये हमसे बताया गया है, यानी कि लोगों के सामने जो हम अभिव्यक्त करते हैं अपने दिमाग को, अपने तर्क को, तो वो किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले आता है पियाजे महोदय पद्धति। ये पियाजे जो है हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, पियाजे महोदय की पद्धति है। फिर है प्राकृतिक दर्शन, इससे प्रकृति के दर्शन होते हैं। अरे आप अपना तर्क लगा रहे हो दिमाग का, कॉग्निटिव थिंकिंग आपके दिमाग में है, तो क्या प्रकृति के दर्शन होंगे इससे आपको। सी है आपका रचनात्मक पोगम। हाँ, रचनात्मक पोगम हो सकता है। रचनात्मक यानी कि आपके अंदर अंदर अलग अलग जो स्किल्स है, जो बेटर स्किल्स हैं, वो आपके दिमाग से ही आती है, ये बात आपकी ठीक हो जाएगी। डी है प्रक्रियात्मक, यानी कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो संज्ञान से रिलेटेड है, वो आपके संज्ञान से रिलेटेड। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका ए है। ये वाली नीचे वाली तीन बातें भी गलत नहीं है, लेकिन जो राइट आंसर वो प्याज महत्व, क्योंकि संज्ञान के बारे में किसने बताया,
जीन पियाजे ने आपके बताया है। और अगर किसी किसी ने मेरी जीन पियाजे की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के नाम से मैंने आपकी क्लास बनाई है, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी पूरी थ्योरी कराई है। इनकी 4 स्टेजें हैं जीन पियाजे की, जिन्होंने इन्होंने बताया है कि बच्चा किस किस स्टेज में कैसे सीखता है। और संज्ञानात्मक यानी कि जो मेंटल स्किल्स है वो इनके अंतर्गत आती है। तो यही इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10th का हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे क्लास आपको शाम को 6 बजे हो जाती है, तो आप क्लास शाम को 6 बजे के बाद में देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।